वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन की। लास्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला एप्लीकेशन हम 1D बॉक्स के लिए लेते हैं। फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स में क्या होता है, आपका एक लेंथ का बॉक्स होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और आपका इनफाइनाइट उसकी क्या होती है, हाइट होती है, ताकि पार्टिकल इसी के अंदर ही मूव करता रहे, वो इसको बॉक्स को छोड़कर बाहर ना जाए। अगर बाय चांस पार्टिकल बाहर चला गया तो इसका मतलब है उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि V = mgh होता है, h इनफाइनाइट है। तो अगर बॉक्स से बाहर गया होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट। तो इसलिए हम बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, जब तक पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स होता है पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर करते हैं, फ्री पार्टिकल कंसीडर करते हैं। फ्री पार्टिकल वो होता है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता तो इसलिए V का वैल्यू भी हमारा 0 आता है। V = fx dx से आता है, f 0 है, f मीन्स फोर्स 0 है, इसलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी इनसाइड द बॉक्स 0 होता है। तो पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू मूव इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ L लेंथ का हमारा कोई बॉक्स है, हैविंग इनफाइनाइटली हाइट वॉल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी को हम Vx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V इज द फंक्शन ऑफ x, इज 0 इनसाइड द बॉक्स एंड इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स। एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी अब हमारी d² से, हमने पीछे श्रोडिंगर इक्वेशन में भी डिस्कस किया था, d² ψ/dx² प्लस 8π² m/h² e - v ψ = 0। ठीक है, तो ये V हमने कहा कि हमारा V तो 0 होता है, इनसाइड द बॉक्स की बात कर रहे हैं। V अगर 0 होगा तो बस ये E वाली टर्म्स बचेगी, तो ये बन जाएगा ∇² ψ/x² प्लस 8π² me/h² इंटू ψ = 0। तो यहाँ पर अगर हम ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, फिक्स हैं, ठीक है, तो हम इन सारे कांस्टेंट को एक k² टर्म्स मान लेते हैं। तो ये वाली टर्म्स हमारी k² हो गई, तो d² ψ/dx² प्लस k² ψ = 0, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर, सॉल्यूशन जो होता है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये कॉम्प्लिकेटेड आपका क्या प्रोसेस है, तो अभी हम वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन इज ψ = a sin kx प्लस b cos kx, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब हम इस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन में हमने कहा था कि बाउंड्री पर फंक्शन 0 होता है, ऐसे फंक्शन ही हमारे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहलाते हैं जो बाउंड्री पर 0 होते हैं। अगर फंक्शन बाउंड्री पर 0 नहीं है तो वो हमारा नॉन एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अप्लाई दी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x। बाउंड्री क्या है, एक बार x = 0 है, दूसरी बाउंड्री पर x = L है। तो पहली बाउंड्री लगाई हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x = 0 ψ = 0। तो यही अब हमारी इक्वेशन 2 अब हम क्या बन जाएगी, नाउ द इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 को अब हम लिख सकते हैं, ψ तो हमारा 0 हो गया, 0 = a sin k × 0, क्या मिलेगा 0 प्लस v cos k × 0, यहाँ भी 0, sin 0 तो 0 होता है, 0 × दिशन, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। cos 0 हमारा 1 होता है, तो सिर्फ b बचेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि b का वैल्यू हमारा 0 है। a और b दोनों ही हमारे कांस्टेंट थे, तो यानी कि b कांस्टेंट अगर आपका 0 है, उसके साथ ये वाला टर्म से कुछ भी हो पूरा 0, तो हमारा वेव फंक्शन जो आएगा वो साइन की फॉर्म में आएगा। तो नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज ψ = a sin kx। k हमने एक कांस्टेंट माना था, ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। k एक कांस्टेंट था, हमें इस कांस्टेंट का वैल्यू भी चाहिए, और वो भी किसकी फॉर्म में चाहिए, वो भी हमको क्वांटम नंबर की फॉर्म में चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। अप्लाई द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, इससे क्या मिलेगा सेकंड बाउंड्री से, तो ψ = 0, कब ψ = 0 एट x = जो सेकंड बाउंड्री क्या है L,
तो अब हमारी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 0 इक्वल्स टू ए साइन के इंटू एल, ये बन जाएगा। साइन के एल का वैल्यू 0 हुआ होगा तभी तो ये ओवरऑल 0 आया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं है। इट मीन्स साइन के एल इक्वल टू 0, और 0 वैल्यू हमारा साइन की फॉर्म में किसकी मिल सकती है, 0 वैल्यू हमको मिल सकती है साइन एन पाई की। एन का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्वांटम नंबर है एन। तो साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि के एल का वैल्यू क्या हुआ, एन पाई हुआ, और के का वैल्यू क्या हुआ, एन पाई अपॉन एल हुआ। द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आया हमारा एन पाई अपॉन एल। अब इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में रख दीजिए। इन इक्वेशन 3 में वैल्यू रखा, फंक्शन हमारा ए साइन के की जगह आ गया एन पाई, एक्स वहाँ पर है मल्टीप्लाई में अपॉन एल। तो वेव फंक्शन हमारा ये बन गया। इसमें जो ए होता है वो हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मतलब फंक्शंस नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो अब अगर हम इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, हमने नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन पढ़ी थी कि ऐसा फंक्शन नॉर्मलाइज कहलाता है जिसके लिए साई स्टार साई डीटो का वैल्यू इक्वल टू 1 आता है। तब यहाँ पर लिमिट एल एल टू यूएल था, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो हमने यहाँ पर 2 लिमिट पढ़ी है, एक 0 x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक लिमिट लगाया। साई स्टार और साई दोनों का वैल्यू हमारा सेम आएगा क्योंकि इसमें कहीं भी आयोटा वाला पार्ट नहीं है। तो साई स्टार की जगह भी ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और साई की जगह भी ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। डीटो का वैल्यू क्या होगा, dx। डीटो एक वॉल्यूम एलिमेंट होता है, फंक्शन पर डिसाइड करता है, फंक्शन x का है तो इसलिए डीटो का वैल्यू dx इक्वल टू 0, लिमिट 0 टू l। a इंटू ए स्क्वायर की फॉर्म में, ये कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, 0 टू l साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 बन जाएगा। ओके, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल बाई 2, ये इसका वैल्यू होता है इनटू डी एक्स, लिमिट 0 टू एल। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको भी बाहर कर देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से इनको इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं, 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, लिमिट 0 टू एल माइनस 0 to l इंटीग्रेशन ऑफ cos 2n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 चल रहा है हमारा, a स्क्वायर बाई 2, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 टू l माइनस cos 2n पाई x अपॉन l का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2n पाई x अपॉन एल बाई आएगा आपका, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में आना चाहिए 2n पाई अपॉन एल। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख सकते हैं l अपॉन 2n पाई, और यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 टू l और इक्वल टू 1। यहाँ अपर लिमिट रखेंगे साइन 2n पाई, अपर लिमिट क्या है l से l कैंसिल होकर साइन 2n पाई आएगा, और n का वैल्यू हमारा 1 हो सकता है तो साइन 2 पाई, n का वैल्यू 2 हो सकता है साइन 4 पाई, n का वैल्यू 3 हो सकता है साइन 6 पाई। तो अपर लिमिट रखकर तो हमारी साइन के साथ ऐसी वैल्यू आ रही है जिसका वैल्यू 0 आता है, लोअर लिमिट में साइन 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों से ही वैल्यू 0 मिलेगा, 0 इंटू दिस वन, पूरा टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बचा, ए स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट l माइनस लोअर लिमिट 0, l माइनस 0 से l आएगा इंटू एल इक्वल टू 1 चल रहा है। तो a स्क्वायर का वैल्यू हुआ 2 बाई एल, और a का वैल्यू क्या हुआ अंडर रूट 2 बाई एल। तो जो हमारा ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था और उसमें हमारा ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू आ रहा था, तो इसका वैल्यू हमारा रूट 2 बाई एल आया।
तो साई का वैल्यू हो गया अब हमारा, ए की जगह हमने क्या √2/L साइन n πx/L। ये हमारा 1D बॉक्स के लिए, फॉर 1D बॉक्स के लिए ये हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू रखकर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू 1 होगा तो ग्राउंड स्टेट होगा, फॉर ग्राउंड स्टेट। n का वैल्यू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। n का वैल्यू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा ये वेव फंक्शंस आ गया श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने वेव फंक्शन पढ़ा 1D बॉक्स के लिए। अब हम आते हैं उसकी एनर्जी पर। एनर्जी निकालने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, एनर्जी के ऑपरेटर का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। वो ऑपरेटर का वैल्यू जो हम उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे हमको एनर्जी की वैल्यू देगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाल लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें होता ही नहीं है, इसलिए उसकी निकालने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी का kx वही हमारा एनर्जी की वैल्यू E को देगा, ये हमारा एनर्जी E बताएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है, तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी। तो फिर से वही एवरेज वैल्यू निकालने के लिए साई स्टार और साई के बीच में ऑपरेटर रखा, उसको इंटीग्रेट किया। साई स्टार का वैल्यू भी P क्या होगा, साई स्टार और साई दोनों का वैल्यू सेम, √2/L sin n πx/L। kx का वैल्यू क्या था हमारा, -h²/2m d²/dx²। फिर साई का वैल्यू भी सेम यही आएगा, √2/L sin n πx/L। और √2/L ये 2/L की फॉर्म में बाहर, h²/2m -h²/2m बाहर, sin n πx/L d²/dx² था, मैंने d/dx लिख दिया। एक d/dx को यहाँ ब्रैकेट में कर दिया और एक d/dx बाहर कर दिया, ताकि मैं इसको पहले एक ये वाला ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर पाए। इंटू dx किया। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको तो हमने एज इट इज रखा, ये वाला टर्म भी एज इट इज आ गया। यहाँ से डिफरेंशियल जब हम d/dx ऑफ साइन कोई कांस्टेंट हो और x हो उसको हम ऑपरेट करते हैं, तो साइन को डिफरेंशियल ऑपरेटर cos में बदल देता है, n πx/L हो जाएगा, sin n πx/L बन जाएगा cos n πx/L। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ गया इंटू dx। ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दिया हमने। ये अब क्या बचा, sin n πx/L d/dx cos n πx/L। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करेंगे cos को क्या आएगा, -nπL n π/L sin n πx/L है। बाकी चीजें एज इट इज रही हमारी, 2/L ये टर्म भी एज इट इज रहा, n π/L इधर से भी माइनस का n π/L बाहर आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, n²π²/L² आ गया। ओके, sin n πx/L sin n πx/L sin² n πx/L इंटू dx बन गया। ओके, sin² n πx/L का वैल्यू होता है 1 - cos 2nπx/L/2। इस 2 से हम ये 2 को कैंसिल कर देंगे। h² था, h² होता है हमारा h होता है h/2π, h² हो जाएगा h²/4π²। 2m ऑलरेडी हमें मल्टीप्लाई में है, तो 4π² इंटू 2m बन जाएगा 8π²m। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, π² से π² कैंसिल कर दिया, n² h² और नीचे से क्या बचा 1/L, तो यहाँ था 8m इंटू L²। और यहाँ से इनको सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन को, 1 इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर cos 2nπx/L इंटू dx ये आ गया। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 to L, ये एज इट इज रखा हमने। और cos 2nπx/L का इंटीग्रेशन sin 2nπx/L बाई में आएगा x के साथ जो कोफिशिएंट 2nπ/L जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में बन जाएगा L/2nπ। अब यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया, अपर लिमिट लगाएंगे sin 2nπ, L से L कैंसिल होगा, sin 2nπ आएगा, उसका वैल्यू होता है 0। लोअर लिमिट लगाएंगे sin 0, तो ओवरऑल ये पूरा टर्म्स हमारा 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से L - 0 से L आ जाएगा, L से L कैंसिल होकर ये हमारा n²h²/8mL² आया।
तो इस तरह से हमारा E होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर से जो वैल्यू मिलता है एवरेज वैल्यू, और पोटेंशियल एनर्जी है नहीं तो E का वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आया है उसके बराबर आएगा। वो कितना है n²h² / 8ml²। ठीक है, ये हुआ। तो En इसको हम En की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, En = n²h² / 8ml²। अब n क्या है यहाँ पर, n है हमारी ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर n का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 so on, कहाँ तक, कहीं इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। अगर n = 1 है तो क्या होगा आपका ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट। तो अभी हम इसको n = 1 के लिए E0 बोल देंगे इसको, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को। n का वैल्यू 1 का स्क्वायर h² / 8ml², ये कहलाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। दूसरा n = 2 किसके लिए, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मैं इसको E1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 4h² / 8ml²। ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट, उसकी एनर्जी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम इसको एनर्जी लेवल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट वाला एनर्जी लेवल, कितना एनर्जी है उसका h² / 8ml²। उसके ऊपर क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाला, वो कितना है 4h² / 8ml²। नेक्स्ट क्या आएगा, n का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा 9h² / 8ml²। नेक्स्ट आएगा 16h² / 8ml²। यही आपका इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो इनका जो गैप है ये डेल्टा ई का वैल्यू कितना आएगा 3h² / 8ml²। तो अगर ऐसे बोले कि कितना एनर्जी चाहिए किसी पार्टिकल को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कराना है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 3h² / 8ml² का। और ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है पार्टिकल को, तब कितना हो जाएगा, इन दोनों का गैप देखो कितना है 4h² / 8ml², 9h² / 8ml²। ये बन गया हमारा 5h² / 8ml²। तो कितना एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से भेजना है सेकंड में तो 5h², ग्राउंड स्टेट से सेकंड में भेजना है तो कितना है यहाँ पे h², वहाँ पे 9। तो इन दोनों का जो गैप आएगा वो आएगा 8h² / 8ml²। इस तरह से आप किसी भी एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करा सकते हैं। कितना एनर्जी आएगा पहले आप उसके एनर्जी लेवल इस तरह से बना लीजिए और फिर इसको आप एनर्जी दे दीजिए। कभी कभी वो इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बोलता है कि हमने इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाला, बताइए इससे ट्रांजिशन हमें फर्स्ट से यहाँ तक डालना है तो कितना एनर्जी या कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको चाहिए ये निकालने के लिए। तो डेल्टा ई हमारा h के बराबर हो जाएगा और h वो उस एनर्जी गैप के बराबर आ जाएगा जो आपको चाहिए। मान लो आपको ये चाहिए तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 3h² / 8ml²। ये हमारा लोएस्ट ट्रांजिशन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, h से h कैंसिल हो जाएगा और न्यू का वैल्यू 3h / 8ml² हो जाएगा। ये लोएस्ट ट्रांजिशन कराना है तो इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराना पड़ेगा पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल का लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम किसी भी ट्रांजिशन के लिए इस तरह से हम पहले एनर्जी गैप निकालते हैं, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमको इसके ऊपर फॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। तो इस तरह से हमने अभी एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला 1D बॉक्स के लिए, En = n²h² / 8ml²। ओके, अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर। ग्राफ किसका, वेव फंक्शन का और प्रोबेबिलिटी साई² का, वेव फंक्शन साई का, प्रोबेबिलिटी साई² का। वेव फंक्शन हमने क्या निकाला था अभी 1D बॉक्स के लिए, साई = √2/L sin nπx/L। एंड इसमें क्या था ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, क्योंकि हम बॉक्स में किसकी स्टडी करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो फॉर n = 1 साई = √2/L sin n का वैल्यू 1 रखा तो क्या बन गया sin πx/L। साई इज मैक्सिमम इफ साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो जो अगर हमको साई को मैक्सिमम, क्योंकि ये तो फिक्स है
2 एक कांस्टेंट है, बॉक्स की लेंथ वो भी फिक्स है, तो ये तो फिक्स है, तो वेरी कौन करेगा, वेरी ये करता है। अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाए तो तब साई का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो हमने इसलिए इसका वैल्यू को मैक्सिमम रख दिया। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो हमने कहा साई विल बी मैक्सिमम इफ साइन पाई एक्स अपॉन एल इक्वल टू 1, ठीक है। और साइन का 1 का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई बाई 2, तो मैंने इस 1 की जगह कर दिया साइन पाई बाई 2, दोनों से साइन को हटाया, पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू पाई बाई 2 आया, और पाई से पाई कैंसिल किया, एक्स का वैल्यू एल बाई 2 आया। तो एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2 साई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा रूट 2 बाई एल, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 का रख दिया था हमने, तो इसी को हम साई मैक्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि साई का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो एट एक्स इक्वल टू एल पर मिलेगा। 0 से एल का बॉक्स है, एल बाई 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर साई का वैल्यू मैक्सिमम, साई यहाँ पर 0 होता है, इससे ऊपर जाने पर पॉजिटिव आएगा, इससे नीचे जाने पर नेगेटिव आएगा, तो हमारा तो साई का वैल्यू पॉजिटिव में ही आया और वो भी मैक्सिमम, तो साई का वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर आ गया। वेव फंक्शन बोलते हैं, वेव की फॉर्म में आपका ये वेरी करता है। बाउंड्री पर फंक्शन 0 हो जाता है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन 0, एट एक्स इक्वल टू एल फंक्शन 0, ठीक है। तो बाउंड्री पर 0, एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पर मैक्सिमम, तो मेरा ये फंक्शन ये आ गया, ओके जी। तो ये तो हुआ हमारा। और इसमें नोड क्या होता है, बीच के रीजन में बाउंड्री को छोड़कर अगर बीच में कहीं पर भी फंक्शन का वैल्यू साई का वैल्यू हमारा 0 आता है, प्रोबेबिलिटी भी 0 आएगा, नोड पर किसी भी चीज के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो वहां पर बीच के किसी भी पार्ट में हमारा फंक्शन साई का वैल्यू हमारा क्या आएगा 0 आएगा, तो तब हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा एक नोडल रीजन है जहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। पर यहाँ पर तो कहीं आया नहीं है, तो इसका मतलब कोई नोड नहीं है। वैसे भी नोड होता है n-1, क्वांटम नंबर -1, यहाँ पर n का वैल्यू क्या था ग्राउंड स्टेट के लिए 1 1 से कितना आएगा 0, तो इसमें कोई नोड नहीं है, ओके। अब आते हुए n इक्वल टू 2 पर, n इक्वल टू 2 का मीनिंग हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n का वैल्यू 2, जनरल वेव फंक्शन था हमारा साई इक्वल्स टू रूट 2 बाई एल साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, n की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक है ना। फिर से वही साई विल बी मैक्सिमम, कब होगा मैक्सिमम, जब इतने पार्ट का वैल्यू मैक्सिमम हो, और किसी साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैंने इसकी जगह कहा कि 1। अब इसकी जगह 1 के से 1 का वैल्यू क्या हो सकता है साइन पाई बाई 2, इधर साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल, यहाँ साइन पाई बाई 2, साइन से साइन हटाया, 2 पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू पाई बाई 2, और फिर पाई से पाई को भी कैंसिल किया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा एल बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एल बाई 4, एक्स इक्वल टू एल बाई 4 पर साई मैक्सिमम आएगा, तो साई मैक्स ये हुआ, ये साई मैक्स कब मिला एट एक्स इक्वल टू एल बाई 4 पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने 0 से एल का बॉक्स था, मिड में तो आएगा एल बाई 2, और एल बाई 2 के ये बीच में मिड में यहाँ पे एल बाई 4 आएगा, यहाँ से यहाँ तक एल बाई 4, एल बाई 4 से फिर इतना ही डिस्टेंस, और ये एल बाई 2, फिर 3 एल बाई 4 और फिर एल, इस तरह से ये एल बाई 4 एल बाई 4 एल बाई 4 एल बाई 4 4 बार मिलकर पूरा एल बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पर कितना आएगा साई का वैल्यू, साई इक्वल्स टू रूट 2 बाई एल, साइन जनरल फंक्शन क्या था साइन 2 पाई एक्स, एक्स की जगह हमने कर दिया एल बाई 2 अपॉन एल, एल से एल गया, 2 से 2 गया, क्या बचा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू हमारा 0 होता है, तो जब इसका वैल्यू 0 आया तो साई का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। कब आया 0 एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पर, और अगर फंक्शन बीच में कहीं 0 आता है तो वो क्या कहलाता है उसका नोड कहलाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स इक्वल टू एल बाई 2 पर हमको नोड मिलेगा, वेव फंक्शन साई का वैल्यू 0 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए नोडल रीजन इज 0, सही है। अगले वाले पर देख लेते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 3l बाई 4, एक्स का वैल्यू 3l बाई 4 किया, साई इक्वल्स टू रूट 2 बाई एल साइन 2 पाई अपॉन एल इंटू एक्स, एक्स का जगह 3l बाई 4, एल से एल कैंसिल किया, 2 से क्या आ जाएगा नीचे 2 बचेगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू हम पीछे पढ़ चुके हैं इसको, इसका वैल्यू -1 होता है, -1 इंटू दिस 1, ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा रूट 2 बाई
माइनस का √2/L आ गया। और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही है मैग्नीट्यूड तो, पर माइनस साइन के साथ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, साई का मिनिमम वैल्यू। जैसे साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, साइन का मिनिमम वैल्यू -1। ऐसे ही वेव फंक्शन साई का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, √2/L। साई का ये जब माइनस का √2/L आया तो हम इसको साई मिनिमम बोलेंगे, ये हमको मिनिमा मिला। तो मिनिमा तो, और यहाँ पर बाउंड्री पर फंक्शन 0 होता है, तो ये दो बाउंड्री फंक्शन 0। L/4 पर फंक्शन मैक्सिमम मिला, ये मैक्सिमम हो गया। L=2 पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 3L/4 पर वही मैक्सिमम इतना मैग्नीट्यूड था, उतना ही मैग्नीट्यूड अब नीचे आ गया, लेकिन माइनस में। फंक्शन यहाँ से नीचे जाने पर माइनस आता है, तो यहाँ से मिनिमम मिला, फिर ये बाउंड्री आ गई, फिर से 0 हो गया। तो इसका ये वेव फंक्शन का ग्राफ आया। अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी बना, प्रोबेबिलिटी तो साई स्क्वायर, यहाँ से प्रोबेबिलिटी का ग्राफ ये आएगा, ये हमारा साई स्क्वायर का हो गया। यहाँ पर जब फंक्शन 0 तो हमारा वेव फंक्शन भी 0 और प्रोबेबिलिटी भी 0। फिर यहाँ से जब साई का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, पर प्रोबेबिलिटी तो साई स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो प्रोबेबिलिटी अभी भी पॉजिटिव में ही आएगी। ये हमारा साई स्क्वायर का ग्राफ हो गया। एक ही ग्राफ में हमने साई को दिखा दिया, ये सॉलिड लाइन से हमने साई को दिखा रहे हैं, साई का ग्राफ है ये। और ये जो हमने डैश लाइन से दिखाया है वो हमारा साई स्क्वायर का ग्राफ आ गया। ये तो हुआ n=2 के लिए। अब हम आते हैं n=3 पर। n=3 का मीनिंग हुआ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फॉर n=3 मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। वेव फंक्शन साई का वैल्यू क्या आएगा, जनरल जो आपका एक्सप्रेशन है वेव फंक्शन का, √2/L sin nπx/L। n की जगह 3 आ जाएगा, 3, तो ये बन जाएगा 3πx/L। ठीक है, तो वेव फंक्शन तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट या n=3 के लिए ये आया। अब फिर से वही जैसे सब में कर रहे हैं वही, साई विल बी मैक्सिमम। साई का वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगा, इफ ये वाला जो वैल्यू है ये मैक्सिमम पहुंच जाए, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो sin 3πx/L का वैल्यू जब 1 पहुंच जाएगा तब ये वेव फंक्शन साई मैक्सिमम हो जाएगा। तो sin 3πx बराबर 1, और 1 को हम लिख सकते हैं sin π/2। तो साइन से साइन हटा देते हैं, तो 3πx/L बराबर π/2, पाई से पाई गया, x का वैल्यू हुआ L/6। L/6 कहाँ मिलेगा हमको, L/6 हमको ये L/3, ये 2L/3 और ये 3L/3 या L, और L/3 का हाफ L/6। L/3 को हम 2L/6 भी लिख सकते हैं, फिर 3L/6 या L/2 ये हो जाएगा, L/2 लिख दो या 3L/6 लिख दो, ये 4L/6 या 2L/3 और ये 5L/6। इस तरह से हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि L/6 पर हमारा जो वेव फंक्शन आ रहा है वो हमारा वेव फंक्शन L/6 पर आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा L/3 वाला, अब ये निकाल लेते हैं। एट x = L/3, साई का जनरल एक्सप्रेशन ये था इस n=3 के लिए, √2/L sin 3π/L इंटू x की जगह हमने किया L/3, L से L गया, 3 से 3 गया, sin पाई होता है 0, 0 इंटू दिस वन, पूरा फंक्शन 0। कहाँ पर, एट x = L/3। इसका मतलब क्या है कि एट x = L/3 पर हमको पहला नोड मिलेगा। नोड कितने आने हैं इसमें, नोड के लिए हमने कहा था नोड होता है n-1, n का वैल्यू 3 है, 3 - 1 से 2 नोड आएंगे। तो पहला नोड तो हमको मिल गया, पहला नोड आ रहा है x = L/3 पर। तो L/6 पर साई का वैल्यू मैक्सिमम, फिर L/3 पर साई = 0, ये आ गया। नेक्स्ट वाले पर देखते हैं L/2 पर कितना मिलेगा। एट x = L/2,
x इक्वल्स टू L/2 पर क्या आएगा, फिर से वेव फंक्शन में वैल्यू को पुट करो, साई √2/L साइन 3π/L इंटू x की जगह क्या L/2, L से L कैंसिल किया 3π/2 और साइन 3π/2 का वैल्यू होता है हमारा -1, तो यहाँ से -1 आएगा, इतना पार्ट हमें क्या देगा वैल्यू -1 को, -1 इंटू दिस वन ये आ जाएगा। तो माइनस का √2/L साई मैक्स का वैल्यू कितना था, साई मैक्स का वैल्यू तो √2/L था, साई ये क्या आएगा, साई मिनिमा कहलाएगा ये, तो हमको मिनिमा मिला, कहाँ पर मिला, एट x इक्वल्स टू L/2 पर, तो x इक्वल टू L/2 ये है, यहाँ पर साई की मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या है जी, 2L/3, ये देख लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 2L/3, तो यहाँ से साई क्या मिलेगा, साई बराबर √2/L साइन 3π/L इंटू 2L/3, 3 से 3 गया, L से L गया, साइन 2π, साइन 2π भी 0 होता है, 0 इंटू पूरा दिस वन पूरा 0 हो जाएगा, तो साई इक्वल टू 0 मिला, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 2L/3 पर। इसका मतलब क्या है, हमें ये सेकंड नोड मिल गया, ये पहला नोड हमारा x इक्वल्स टू L/3 पर था और सेकंड नोड हमारा x इक्वल्स टू 2L/3 पर। 2L/3 का है ये, तो यहाँ पर हमको नोड मिलेगा तो यहाँ पर फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले 5L/6 पर देखते हैं, एट x इक्वल्स टू 5L/6, साई का वैल्यू क्या आएगा, √2/L साइन 3π/L इंटू 5L/6, L से L कैंसिल, 3 से ये 2 आ जाएगा, 5π/2, तो √2/L साइन 5π/2 और साइन 5π/2 का वैल्यू 1 होता है। सबसे पहले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पढ़े थे जहाँ पर ये, तो यहाँ पर साई का वैल्यू मैक्सिमम वाला आया √2/L, तो हमको 5L/6 पर मैक्सिमम साई मिलेगा और यहाँ पर हमारा बाउंड्री पर फंक्शन 0 है, तो इस तरह से हमारा n इक्वल टू 3 के लिए साई का ग्राफ आया। अब हम इसी में प्रोबेबिलिटी का निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है साई का स्क्वायर, फंक्शन का स्क्वायर, तो ऐसे आएगा, यहाँ पर फंक्शन नेगेटिव में आ गया पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन का स्क्वायर, नेगेटिव वाले साइन पार्ट का जब स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव में आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो ये वाला हमारा साई स्क्वायर का ग्राफ और ये सॉलिड लाइन से हम जो दिखा रहे हैं ये हमारा साई का ग्राफ। इस तरह से हम कोई भी ग्राफ इस तरह से निकालते हैं। दो नोड हमारे आगे हैं, एक x इक्वल्स टू L/3 पर, दूसरा 2L/3 पर। ओके, तो अभी हमने 1D बॉक्स में 0 से L का बॉक्स पढ़ा। अब अगर हम 0 से 2L का बॉक्स पढ़े तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसे हमारा 0 से L का बॉक्स में चला था। वेव फंक्शन √2/लेंथ, लेंथ की जगह 2L आ जाएगा, साइन nπx अपॉन, फिर L था हमारा 0 से L वाले बॉक्स में और उस L की जगह 2L हो जाएगा। बाकी एनर्जी वाली फॉर्म में भी n² अपॉन 8m और 2L का स्क्वायर, 2L का स्क्वायर मीन्स 4L² हो जाएगा और वो n² अपॉन 32 ml² आएगा। तो सब कुछ वही चला, इसलिए हमने 0 से 2L वाला बॉक्स तो नहीं किया। लेकिन ये 2L लेंथ का जो बॉक्स है एक और लिमिट के साथ भी आता है, -L से +L, लेकिन इस वाले में थोड़ा चेंजेस देखने के लिए हमको मिलते हैं, तो हम इसलिए इस वाले को कर रहे हैं, क्योंकि 0 से 2L वाला बॉक्स तो सेम ऐसे ही चलता है जैसे 0 से L वाला बॉक्स चलता था। लेकिन -L से +L वाला बॉक्स, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L, फिर 0 से +L तक की लेंथ ये भी L, तो टोटल लेंथ इसका बॉक्स का हमारा अब क्या हो गया, 2L बॉक्स का लेंथ है और लिमिट क्या है, -L से स्टार्ट हो रहा है +L तक जा रहा है। ठीक है, अब हमने ये श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से लेके आए थे, साई इक्वल्स टू a sin kx प्लस b cos kx, हमने इसको इक्वेशन 1 कर दिया। फिर हमने इस पर पहली बाउंड्री लगाया, जैसे सब कुछ सेम हमने 0 से L वाले में किया था वैसे ही कर रहे हैं अभी भी हम। पहली बाउंड्री लगाया, पहली बाउंड्री क्या है, एट x इक्वल्स टू -L, फंक्शन जो है बाउंड्री पर 0 हो जाता है, तो एट x इक्वल्स टू -L साई विल बी 0।
यहाँ पे वैल्यू को रखा है इक्वेशन 1 में 0 इक्वल्स टू a sin k x की जगह माइनस एल प्लस b cos k x की जगह माइनस एल। तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन माइनस के एल मिलेगा ना, और साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए हमने इसको माइनस का a साइन के एल कर दिया। b cos माइनस के एल और b cos माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, तो यहाँ पर हमने b cos के एल किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 किया। अप्लाई द सेकंड बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू प्लस एल। सेकंड बाउंड्री ये है साई विल बी 0, बाउंड्री पर फंक्शन 0। फिर इसमें इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट किया 0 इक्वल्स टू a साइन k x की जगह l किया प्लस b cos के एल, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 किया। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को 2 और 3 इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने से हमारा ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस a साइन के एल यहाँ प्लस a साइन के एल, ये कैंसिल हो गया। तो 2b cos के एल इक्वल टू 0 है, 2 को भी इधर भेज देते हैं, b cos के एल इक्वल टू 0 आ जाएगा। किसको हमने इक्वेशन नंबर 4 किया। इस बार हम 2 और 3 को इस बार हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये मिलेगा 2 ये है माइनस a साइन के एल प्लस b cos के एल इक्वल टू 0, फिर a 3 ये है प्लस a साइन के एल प्लस b cos के एल। अब माइनस किया तो माइनस साइन यहाँ लगा दिया हमने इसको, तो ये वाला टर्म तो देखो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म सिंपली ऐड हो जाएगा, माइनस का 2a साइन के एल इक्वल टू 0 आएगा, माइनस के 2 को भी इक्वल के दूसरी साइड भेज देते हैं 0 हो जाएगा, a cos साइन के एल इक्वल टू 0 आया, इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें दो कंडीशन एक साथ हो सकती हैं, एक तो या तो a इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 आए, या b इक्वल टू 0 आए, a नॉट इक्वल टू। दोनों a और b दोनों ही हमारे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होते हैं, दोनों एक ही टाइम पर 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों ही 0 हो गए तो तब तो फंक्शन ही 0 हो गया, तब तो हम किसी चीज़ की स्टडी ही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो हम एक टाइम में एक ही को क्या करते हैं, एक को कंसीडर करते हैं, दूसरा इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इफ a इक्वल टू 0 आएगा तो b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 किस में आएगा, जब a 0 आ गया तो अब हम इसकी तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि a 0 तो सपोज ही 0 हो गया, क्या वेरिएशन देखोगे। b को 0 हो गया तो ये हम इक्वेशन नंबर 4 से आते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में b cos के एल इक्वल टू 0 है, तो b एक कांस्टेंट है, b हमने कहा नॉन 0 है, तो फिर ओवरऑल 0 है, तो कैसे आया होगा, ये वाला पार्ट 0 हुआ होगा, cos के एल का वैल्यू 0 हुआ होगा, तभी तो पूरा 0 आया। तो b ये क्या है, cos के एल इक्वल्स टू, हमने इसको cos n पाई अपॉन 2 किया। n पाई अपॉन 2 लिखने का रीजन ये है कि जैसे ही हम इसका k की वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका 12 की फॉर्म में हमको मिल जाएगा। cos से cos हटाएंगे, l इधर चला जाएगा, 12 लैंग, क्योंकि 12 लैंग का बॉक्स चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 हमारा डिनोमिनेटर में चलता रहेगा, ठीक है ना। के एल का वैल्यू n पाई बाई 2, k का वैल्यू n पाई बाई 12, और ये जो तुमने कहा कि cos के एल का वैल्यू cos n पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा। ये वाला वैल्यू तब 0 हो सकता है, हमने पढ़ा है cos पाई बाई 2, पाई का वैल्यू जब होता है cos या साइन के अंडर में 180 बाई 2 90, cos 90 हमने पढ़ा 0 होता है, तो तब पाई बाई 2 के साथ 1 आए तो 0, 3 आए तो 0, 5 आए तो 0, तो cos 1 पाई बाई 2 0, cos 3 पाई बाई 2 0, cos 5 पाई बाई 2 0, तो यानी कि n का वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है 1 3 5 7 या कोई भी ऑड नंबर, ठीक है। तो हम जब n का वैल्यू 1 3 5 7 होगा तब हमें वेव फंक्शंस cos की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर देखो वेव फंक्शन ये था a sin kx प्लस b cos kx, जिसमें से a तो हमारा 0 हो गया, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, b वाला पार्ट आएगा। b cos k का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला n पाई अपॉन 12 इंटू x, तो ये हमारा वेव फंक्शन ये बन गया। b को हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी वाली कंडीशंस पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, केस 2। केस 2 में क्या होगा, इफ a नॉट इक्वल टू 0, तो अगर a 0 नहीं होगा तो तब b 0 होगा, ठीक है। दोनों फंक्शन दोनों ही कांस्टेंट एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब फिर ये कौन सी वाली करें, अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 क्या था, a साइन के एल इक्वल टू 0, a को हमने कहा 0 नहीं है, तो फिर ये पार्ट 0 होगा तभी तो ओवरऑल 0 हुआ है, तो साइन के एल
इक्वल टू क्या होगा आपका 0। और साइन के एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एन पाई बाई टू। एन पाई बाई टू लिखने का रीजन यही है कि जब हम साइन से साइन हटाएं एल आपका इधर चला जाए 12 लेंथ बन जाए, क्योंकि ओवरऑल हम बॉक्स 12 लेंथ का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से ये तब पॉसिबल है 0 होना जब एन का वैल्यू आप क्या रखो, ये तो एन का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आना ही है, नहीं तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, फंक्शन भी 0 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 1 होता है, पर 1 रख नहीं सकते क्योंकि फिर 0 लाना है। तो एन का वैल्यू 2 होगा, एन का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन पाई आएगा और साइन पाई का वैल्यू भी 0। एन का वैल्यू 4 रखेंगे तब भी साइन 2 पाई आएगा, उसका वैल्यू 0। एन का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 पाई बाई 2 यानी कि साइन 3 पाई आएगा, उसका वैल्यू भी 0। तो यहाँ से ये तब पॉसिबल है तब हमारा n का वैल्यू क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या कोई भी इवन नंबर हो, सही है ना। तो यहाँ से kl का वैल्यू क्या आया, n पाई बाई 2 आया, k का वैल्यू क्या आया, n पाई बाई 12 आया। तो वेव फंक्शन जो अब हमारा था, वेव फंक्शन स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था साई इक्वल्स टू a sin kl प्लस b cos kl। तो b को तो 0 है तो b वाला पार्ट तो आएगा नहीं, a वाला नॉन 0 है तो a वाला पार्ट आएगा। तो साई इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, साई इक्वल्स टू ए साइन के की जगह क्या आया, एन पाई अपॉन 12 इंटू एक्स था, ये आ गया। तो वेव फंक्शन हमारा ये कब यूज करेंगे, जब हमारा n का वैल्यू 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या एनी इवन नंबर होगा। यहाँ पर भी a क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अब ये तो पता चल गया कि फंक्शन में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, फंक्शन नॉर्मलाइज होगा। तो जब हम इसमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाकर इसकी वैल्यू को निकालेंगे, चाहे वो ये वाला केस हो या ये वाला केस हो। ये वाला कब था हमारा, जब n का वैल्यू क्या था 1 3 5 7 यानी ऑड नंबर, और ये वाला कब है जब n का वैल्यू 2 4 6 यानी इवन नंबर। तो जब हम a या b की वैल्यू को निकालेंगे बाय यूजिंग नॉर्मलाइजिंग कंडीशन, बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो जो a का जो हमको वैल्यू निकल के आएगा साई स्टार साई डीटो का इंटीग्रल करके, तो वो वैल्यू आप एक बार करके भी देख लेना, 1 अपॉन एल आएगा, रूट 1 बाई एल। वैसे तो रूट 2 बाई टोटल लेंथ 12, तो 2 से 2 कैंसिल होकर वो रूट 1 बाई एल बनेगा। सेम ऐसे ही b का वैल्यू भी क्या मिलेगा, रूट 1 बाई एल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो वेव फंक्शन आएंगे, साई इक्वल्स टू रूट 1 बाई एल, एक आएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 12, एक वेव फंक्शन ये मिलेगा, और एक आएगा हमारे पे साई रूट 1 बाई एल साइन कोस एन पाई एक्स अपॉन 12, एक हमको ये मिलेगा। ये कब यूज करना है हमको, n इक्वल्स टू 1 3 5 या एनी ऑड नंबर। अगर हमारी क्वांटम नंबर का वैल्यू कोई भी ऑड नंबर है तब हम कोस वाला फंक्शन यूज करेंगे, और ये वाला कब यूज करेंगे जब n का वैल्यू 2 4 6 या एनी इवन नंबर, क्वांटम नंबर का वैल्यू कोई भी इवन नंबर है। तो अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी पर। एनर्जी के लिए वही आपका kx का एवरेज वैल्यू ऑफ kx निकालेंगे, उसका वेव फंक्शन निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ kx से जो हमको e का वैल्यू मिलने वाला है वो आप इसको फिर ऐसे ही सेम जैसे हमने 1D बॉक्स में किया था वैसे ही इसको एवरेज वैल्यू ऑफ kx निकाल कर करोगे, तो ये जो वैल्यूज मिलने वाला है आपको यहाँ पर n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m और टोटल लेंथ है 12 का स्क्वायर, ये मिलेगा। तो जिससे हमको ये 12 का स्क्वायर 4l स्क्वायर हो जाएगा। तो जो वैल्यूज आएगा वो आएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8 32 ml स्क्वायर मिल जाएगा। तो En का वैल्यू हमको एनर्जी ऑफ 12 लेंथ के लिए जो बॉक्स है उसके लिए एनर्जी ये वाला वैल्यू आएगा। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर। ग्राफ में हमको क्या मिलने वाला है, ग्राफ हम n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 का देख लेंगे, बस उसी से बाकी का 3 और 4 का सेम ऐसे ही आने वाला है। तो इसलिए n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2। तो ग्राफ किसके लिए, साई के लिए, साई एंड साई स्क्वायर का भी कर लेंगे। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1
n का वैल्यू 1 है, 1 मीन्स ऑड नंबर, ऑड के लिए फंक्शन किसका आएगा, कॉस का। तो ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 किसके लिए आएगा, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या आएगा जब हम माइनस एल से प्लस एल का बॉक्स ले रहे हैं, रूट 1/l साइन कॉस, ऑड के लिए कॉस आता है, कॉस 1 की जगह n की जगह 1 पाई x अपॉन टोटल लेंथ l 2l। तो ये हमारा n इक्वल टू 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन मिलेगा। अब हमको ग्राफ जैसे हमने पहले किया हुआ है वैसे ही करेंगे, माइनस एल, बीच में यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस एल, और यहाँ पर हमको साई का ग्राफ खींचना है। साई की वैल्यू यहाँ पर 0, इससे ऊपर जाने पर प्लस, इससे नीचे आने पर माइनस, बाउंड्री पर फंक्शन 0। ठीक है, अब साई विल बी मैक्सिमम, जैसे सब जगह करते आ रहे हैं हम, साई विल बी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब हमारा ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, कोस हो या साइन हो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इफ कॉस पाई एक्स अपॉन 12, ये वाला वैल्यू क्या मिले हमको, इक्वल टू 1, और कोस पाई एक्स अपॉन 12, कोस ये 0 का वैल्यू 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे cos 0 कर दिया, जिससे हमें पाई एक्स अपॉन 12 का वैल्यू 0 मिला और x का वैल्यू भी 0 मिला। यानी कि x इक्वल टू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम आएगा, यहाँ पर क्या है 0 है। नॉड कितना आएगा, कोई नॉड नहीं आएगा। नॉड के लिए हमने क्या कहा था, नॉड होता है n-1, n का वैल्यू है 1, 1 - 1 दैट इज 0, इसमें कोई नॉड नहीं आएगा, ग्राउंड स्टेट में कोई नॉड नहीं आता है। तो यहाँ पर फंक्शन x इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम मिल गया, यहाँ पर ये 0 था, यहाँ भी 0 था, तो हमारा वेव फंक्शन ऐसे आएगा। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए आ जाते हैं। फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो आएगी ये तो हमारी इवन नंबर है ना, इवन वाले के लिए तो फंक्शन साइन की फॉर्म में आता है, रूट 1/l साइन n का वैल्यू 2 पाई x अपॉन टोटल लेंथ 12, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा हमको, साई का वैल्यू रूट 1/l साइन पाई x अपॉन l आ जाएगा। ये हमारा वेव फंक्शन हुआ, माइनस एल से प्लस एल का बॉक्स हुआ। नॉड का वैल्यू कितना आएगा कौन बताएगा, नॉड का वैल्यू हो जाएगा n-1 यानी कि 2 - 1 से 1 मिल जाएगा। एक नॉड आना है इसमें, कहाँ आएगा वो भी देखते हैं अभी। यहाँ पर ये y एक्सिस पर फंक्शन साई, यहाँ पर इसका वैल्यू 0, इससे ऊपर प्लस, इससे नीचे माइनस। अब साई विल बी मैक्सिमम, साई कब मैक्सिमम होगा, इफ वही अगर ये वाला वैल्यू मैक्सिमम हो और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता 1, तो साइन पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू जब 1 आएगा, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, साइन 90, π/2 का मतलब 90, जब साइन 90 होता है तो तब 1 आता है। तो यहाँ पर मैंने साइन π/2 किया, साइन से साइन हटा दिया, पाई एक्स अपॉन एल का वैल्यू π/2, पाई से पाई भी गया, x इक्वल्स टू l/2। x इक्वल टू l/2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर तो मिड में 0 आता है, x इक्वल्स टू l/2 कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का हाफ l/2 यहाँ मिलेगा ना, तो यहाँ पर फंक्शन 0 था और यहाँ मैक्सिमम आ गया। x इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं फंक्शन कितना आएगा, एट x इक्वल्स टू 0 साई इक्वल्स टू रूट 1/l साइन पाई इंटू एक्स की जगह 0 किया अपॉन l, साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, पूरा फंक्शन 0, तो मतलब नॉड हमको x इक्वल टू 0 पर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमारा 0 आ रहा है। सही है ना। तो नेक्स्ट वाले पर आते हैं, कौन सी डिस्टेंस आएगी ये, -l/2 एट x इक्वल्स टू -l/2 साई इक्वल्स टू रूट 1/l साइन पाई अपॉन l इंटू कितना आएगा, माइनस के l और नीचे /2, l से l कैंसिल होगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1π/2 साइन माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस का रूट 1/l साइन π/2 आया, और साइन π/2 1 होता है, तो साई का वैल्यू माइनस का रूट 1/l आया।
साई मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू हमने कहा था 1 होगा, साई मैक्स आएगा जब, तो तब साई का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू साई √1/l। यहाँ पर माइनस का √1/l, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो हमको फंक्शन मिनिमम मिल रहा है और यहाँ पर फंक्शन बाउंड्री पर 0 था। तो इस तरह से हमारा तो कॉस का फंक्शन ऐसे ही देखो इस तरह से सिमेट्रिकल वे में आ रहा है, साइन का फंक्शन इस तरह से अनसिमेट्रिकल वे में आ रहा है। और इसी का अगर हम प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाए इसी में ही, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी का कर्व ऐसे आएगा, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी का कर्व, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, भले ही यहाँ पे फंक्शन माइनस का हो गया और पर प्रोबेबिलिटी तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा नोड हो गया जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो गया 0, ये हमारा नोड। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ कर लेते हैं और 1D बॉक्स हमारा कंप्लीट हुआ।